प्यारे भारतवासियों, एक बार फिर से आप लोगों का पाठक क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोगों को नए चैप्टर की शुरुआत करनी है और दोस्तों मैं आज रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, इस चैप्टर को मैथ्स का दूसरा नाम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके सवालों में क्या खास बात है, वो आपको सवालों के माध्यम से मैं बताते चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के चैप्टर को, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों, मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि मेरे पढ़ाने की शैली कुछ इस प्रकार होगी कि मैं एक एक कंसेप्ट को डील करूँगा और उससे जुड़े हुए सवालों को मैं बताते चलूँगा साथ साथ में। तो दोस्तों, पहला वर्ड रेशियो। दोस्तों, रेशियो का मतलब होता है अनुपात और इसकी परिभाषा होती है सबसे छोटा फ्रैक्शन जिसको और आगे डिवाइड न किया जा सके। जैसे दोस्तों, यदि मैं बात करूं आपसे 16/10 ये भी एक फ्रैक्शन है और 8/5 ये भी एक फ्रैक्शन है। दोनों के वैल्यू आपस में बराबर हैं, तो ये जो सबसे छोटा फ्रैक्शन जिसको और आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, उसे हम लोग रेशियो कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस पॉइंट पर बेस्ड जो एग्जाम के सवाल आए हैं, मैं पहला सवाल आपके सामने लेकर आता हूं। दोस्तों, सवाल है 595 और 561 इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा आपको बतलाना है। दोस्तों, इस सवाल में इसका हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बतलाना है। दोस्तों, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन यानी जितना काट कर छोटा कर सकते हैं उतना काट कर छोटा कर दीजिए। और काटने के लिए आवश्यकता है, कैंसिल करने के लिए आवश्यकता है कि आपको पता हो कि ये दोनों नंबर कटेंगे किससे। दोस्तों, दो नंबर के बीच जो हाईएस्ट कॉमन होता है उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ एलसीएम की चर्चा मैं बहुत अच्छे तरीके से उसको पढ़ाते वक्त उसके टॉपिक में करूंगा। फिलहाल काटने का एक छोटा सा नियम बच्चों, दो नंबर को हम किससे कैंसिल करें तो आपको जानकर अच्छा लगेगा बच्चों कि दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस होता है, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस, जैसे यहां इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4, 9 में 6 गया 3, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 34 है दोस्तों। और जो नंबर इन दोनों संख्याओं को डिवाइड करेगी वो नंबर उसके डिफरेंस को भी जरूर डिवाइड करेगी। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी संख्या है जो 34 को डिवाइड करेगी, तो इसका फैक्टर होता है बच्चों 2 × 17, यानी 34 को डिवाइड करने वाली संख्या है 2 और 17, यानी इन दोनों संख्याओं को भी या तो 2 डिवाइड करेगी या तो 17 डिवाइड करेगी। लेकिन इन दोनों संख्याओं को 2 तब डिवाइड करती है बच्चों जब इसके लास्ट में यूनिट डिजिट के जगह पर इवन नंबर होता। चूंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं है बच्चों, यानी इसे 2 डिवाइड नहीं कर सकता, इस नंबर को अब 17 ही डिवाइड करेगा। बच्चों, आप इसे 17 से डिवाइड कर सकते हैं। अब कर दो, ये 17 से चला जाएगा दोस्तों 35 टाइम्स में, और ये 17 से चला जाएगा दोस्तों 33 टाइम्स में। अब इसे फर्दर और आगे कैंसिल नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ये कहलाएगा। दोस्तों, ये बातें हो गई रेशियो से जुड़ी हुई। रेशियो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसको और आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरा शब्द है दोस्तों हमारे सामने प्रोपोर्शन यानी समानुपात। बच्चों, समानुपात, बच्चों जब किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज का मान भी बढ़ता हो तो वो दोनों चीज समानुपात कहलाता है। और जब किसी एक चीज के बढ़ने से किसी दूसरी चीज का मान कम हो रहा हो तो उसे हम लोग व्युत्क्रमानुपात यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं हम लोग। तो बच्चों, सबसे पहले इस प्रोपोर्शन वर्ड से जुड़े हुए एग्जाम्स में आए हुए दो इंपॉर्टेंट सवाल, और भी सवाल एग्जाम्स में आए हुए हैं,
मैं 2 सवाल का जिक्र इसलिए कर रहा क्योंकि मैं आपके सामने 2 सवाल लेकर आने वाला हूं। एक सवाल पहला वाला मैं उसे आपको डील करूंगा और दूसरा सवाल मैं उसे आपको बनाने दूंगा और दोस्तों उस सवाल को मैं अगले वीडियो में डील करूंगा। तब तक आपको इसका आंसर जरूर फाइंड करके रख लेना है। सवाल आपके सामने लेकर आता हूं, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। किसी रेलवे यात्रा का समय अंतराल उसके द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती है और उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती है और इसका वेग प्रयोग किए गए कोयले के वर्गमूल के समानुपाती है और डब्बे की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। 18 डब्बों के साथ 50 किलोमीटर को आधे घंटे के सफर में 100 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है, तो यदि 28 मिनट में 16 डब्बों के साथ 42 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो कितने कोयले की आवश्यकता होगी। दोस्तों सवाल है, किसी रेलवे यात्रा का समय अंतराल, किसी रेलवे यात्रा का समय अंतराल उसके द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती है। दोस्तों समानुपाती का साइन ये होगा और ये दूरी के समानुपात है, यानी समय के साथ साथ डिस्टेंस आएगा और उसके वेग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम यानी इनवर्स का मतलब होता है दोस्तों कि समय यदि वेग के व्युत्क्रम है यानी समय ऊपर है तो वेग नीचे आना चाहिए। और फिर कहा और इसका वेग प्रयोग किए गए कोयले के वर्गमूल के समानुपाती है। इसका जो वेग है दोस्तों, जो वेलोसिटी है, वो प्रयोग किए गए कोयले के वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के समानुपाती है और डब्बों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है। नंबर ऑफ वैगन्स के व्युत्क्रम है, यानी डब्बों की संख्या इसके व्युत्क्रम है दोस्तों, इसलिए डब्बों की संख्या जिसको हमने n माना वो नीचे आ जाएगा। अब इसको फॉर्मूला के रूप में कैसे जनरेट करते हैं दोस्तों, ये जो प्रोपोर्शन का साइन है दोस्तों, इसे हटाकर जब इक्वल टू का साइन लाते हैं हम लोग तो खुद से एक कांस्टेंट के मानना होता है। जो ऊपर है वो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों और जो नीचे है वो नीचे में चला आएगा। और आप देख सकते हो भी का मान अब √c डिवाइडेड बाई n हो गया है। तो बच्चों जो इसके डिवाइड में n होगा वो n ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी इसका फॉर्मूला जनरेट हुआ टाइम इंटरवल समय अंतराल इक्वल टू k इंटू डिस्टेंस इंटू n का मतलब नंबर ऑफ वैगन और c का मतलब कोयले का जो प्रयोग हुआ उसका क्वांटिटी है दोस्तों ये फॉर्मूला तब पूरा होता है जब हमें k का वैल्यू मालूम चले। जब k का वैल्यू हमें मान पता चल जाए, जब इसका मान पता चल जाए तो ये फॉर्मूला हमारा पूरा हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल की प्रकृति कुछ इस प्रकार होती है कि कुछ पहले टर्म्स दिए जाएंगे ताकि k का मान मालूम चले। जैसे आप देखो दोस्तों यहां पहले बोला गया हुआ है हम लोगों को 50 डब्बों के साथ 18 डब्बों के साथ 50 किलोमीटर की दूरी को आधे घंटे में तय करने के लिए 100 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। दोस्तों आधे घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी 18 डब्बों के साथ तय करने में 100 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होती है। बच्चों √100 का वैल्यू 10 होता है, जो ये ऊपर 50 को कैंसिल कर देगा और यहां से k इक्वल टू 18 5 जा जो 90 होगा दोस्तों वो डिवाइड में चला आएगा और 92 जा 1/180 k का वैल्यू आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हमें k का मान पता चल चुका है। अब यहां
k का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं k इक्वल टू 1/180 इंटू d इंटू n डिवाइडेड बाई √c। दोस्तों अब ये समय का फॉर्मूला पूरा हो चुका है। जब हमें कांस्टेंट का वैल्यू पता चल चुका है दोस्तों, तो हमने समय का फॉर्मूला पता कर लिया है। दोस्तों इसी आधार पर फिजिक्स का सारा फॉर्मूला डेवलप्ड होता है। अब दोस्तों हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करने को कह सकता है, या तो टाइम का, या तो डी का, या तो एन का, या तो सी का, और उसके लिए बाकी टर्म्स हमें दिए जाएंगे। जैसे इस सवाल में आगे कहा गया है, तो यदि 28 मिनट में, दोस्तों यहाँ समय का वैल्यू हमें 28 मिनट दिया हुआ है, 28 मिनट में तो टाइम इक्वल टू 1/180 इंटू 28 मिनट में 16 डब्बे के साथ 42 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस का वैल्यू 42 दिया हुआ है और डब्बों की संख्या 16 बताई गई है। कितने कोयले की आवश्यकता होगी दोस्तों, सी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे √c में सी का वैल्यू पूछा जा रहा। दोस्तों चूंकि यहाँ ये समय 28 मिनट में दिया हुआ है और हम लोग इसके पहले समय को आवर में लेकर चल रहे थे दोस्तों, तो इस मिनट को आवर में बदलने के लिए पहले हमें 60 से डिवाइड करनी होगी। 60 से 183 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। 3 से 42 14 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 14 से 28 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा और 2 से 16 8 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों √c इक्वल टू 8 आएगा। यदि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो c इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी कि 64 मिल जाएगा। यानी हमें 28 मिनट में 42 किलोमीटर की दूरी 16 डब्बे के साथ तय करने के लिए कुल 64 किलोग्राम कोयले की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस सवाल को आप बना लें और इसी प्रोपोर्शन से जुड़ा हुआ एक सवाल जिसे मैं अगले वीडियो में डील करूंगा, आप उस सवाल को सुने। दोस्तों आपका सवाल है, एक रेलगाड़ी बिना किसी डब्बे के 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। डब्बे जुड़ने पर उसकी गति डब्बों की संख्या के वर्गमूल के समानुपात में घटती जाती है। यदि 4 डब्बों के साथ ट्रेन की गति 24 किलोमीटर पर आवर है, तो अधिकतम कितने डब्बों के साथ यह रेलगाड़ी चलने में सक्षम है। दोस्तों इस सवाल का जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, तब तक मैं आशा करता हूं आप इसे जरूर बनाएंगे। चलिए दोस्तों, अब मैं रेशियो प्रोपोर्शंस आया कहां से इस पे बात करता हूं और इससे जुड़े हुए जो एग्जाम्स के सवाल हैं मैं उस पे बात करूंगा। दोस्तों यदि मैं बात करूं 8/6 और 4/3, इन दोनों के मान आपस में बराबर हैं, आप देख सकते हो। और यदि मैं बात करूं दोस्तों 9/6 और 6/4, तो इन दोनों के भी वैल्यू आपस में बराबर होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो डिवाइड आप देख रहे हो, ये चेंज हुआ रेशियो में, जिसे 8:6 कहा जाता है। और ये जो इक्वल देख रहे हैं बच्चों, ये चेंज हुआ प्रोपोर्शन में, जिसे 4:3 कहा जाता है। तो बच्चों रेशियो को डबल डॉट से इंडिकेट किया गया और जो प्रोपोर्शंस है उसे 4 डॉट से इंडिकेट किया गया। बच्चों इसे 8:6 इज प्रोपोर्शन टू 4:3 पढ़ा जाता है। उसी प्रकार बच्चों यदि आप इसे लिखना चाहोगे तो आप इसे लिखोगे 9:6 इज प्रोपोर्शन टू 6:4। और दोस्तों इसे आप सॉल्व जब करते हो तो ये जो डिवाइड में है इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, यानी 8 × 3
इक्वल टू 6 इंटू 4 आता है। तो बच्चों 8 का मल्टीप्लाई 3 से यानी पहला वाला आखिरी से इंटू होता है और 6 इंटू 4 यानी दूसरा वाला तीसरे से इंटू होता है। यानी हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कि जब भी हमें 4 टर्म्स दिए जाएंगे ए बी सी डी और इसे रेशियो प्रोपोर्शंस में यदि अरेंज करना हो तो A:B इज प्रोपोर्शन टू C:D लिखा जाएगा, जिसमें पहला वाला मल्टीप्लाई होगा आखिरी वाले से और दूसरा वाला मल्टीप्लाई होगा तीसरे वाले से। और इसका फॉर्मूला बनेगा दोस्तों A:D इक्वल टू B:C। बच्चों इसका जब आप टर्म्स का नाम रखोगे तो ये कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ये कहलाएगा सेकेंड टर्म, ये कहलाएगा थर्ड टर्म और ये कहलाएगा फोर्थ टर्म। और जब इस पे बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस सीरीज में बीच वाले का रिपीटेशन 2 बार हो रहा है दोस्तों। यदि आप इसे फॉर्मूला फॉर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 6। यहाँ जो 4 टर्म्स दिए गए हैं बच्चों उसमें 9, 6, 6, 4 है। और बच्चों जब बीच वाले का रिपीटेशन 2 बार होता है तो उसे 2 बार ना लिखकर वो केवल उसे 1 बार लिख देगा और कह देगा दीज आर द टर्म्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। तो आप बिल्कुल समझ जाना दोस्तों, यहाँ जो 3 टर्म्स दिख रहे हैं वहाँ 3 टर्म्स नहीं, वास्तविकता में 4 टर्म्स हैं। बीच वाला रिपीट कर रहा और जब बीच वाला रिपीट करता है तो उसे 2 बार ना दिखाकर उसे आपको 1 बार दिखाएगा। जैसे दोस्तों यदि आपको ऐसे सीरीज दिए हुए हों ABC आर द टर्म्स ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, तो आप समझ जाना दोस्तों यहाँ 3 नहीं बल्कि 4 टर्म्स यहाँ पर हैं, जिसमें बीच वाले का रिपीटेशन 2 बार हो रहा होगा और आप इसे रेशियो प्रोपोर्शंस में A:B इस प्रोपोर्शन टू B:C इस प्रकार सजाएंगे, जिसमें पहला वाला इंटू होता है आखिरी वाले से और दूसरा वाला इंटू होता है तीसरे वाले से। दोस्तों यहाँ फॉर्मूला बनेगा A:C इज इक्वल टू B:B यानी कि B²। और दोस्तों इसका नाम होगा, ये कहलाएगा फर्स्ट, ये कहलाता है दोस्तों मिडिल और ये कहलाता है लास्ट। दोस्तों कुछ नाम जो यूजफुल हैं मैं उसका चर्चा करूंगा और जो नाम यूजफुल नहीं है इस टॉपिक के लिए मैं उसका चर्चा नहीं करूंगा बिल्कुल। दोस्तों जैसे मान लेते हैं 9/4 इसका डुप्लीकेट रेशियो पूछा गया। डुप्लीकेट बच्चों, डुप्लीकेट का मतलब है इसका स्क्वायर करना है। बच्चों इसका स्क्वायर करना है 9²/4² यानी 81/16। और यदि इसका सब डुप्लीकेट बोले, सब डुप्लीकेट इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट करना है दोस्तों, यानी √9 डिवाइडेड बाई √4 3/2। यदि इसका डुप्लीकेट बोला स्क्वायर किए, ट्रिप्लीकेट बोलता है दोस्तों उसका पावर 3 करते हैं। तो चलिए इन नामों का प्रयोग हो सकता है। अब तक दोस्तों हम लोगों ने रेशियो प्रोपोर्शंस होता क्या है उससे जुड़े सवाल, अब इससे जुड़े हुए एग्जाम्स में जो सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं उन 2 सवालों पे चर्चा करता हूं आपसे। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों सवाल है व्हाट इज द 2 मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 2 and 54। बच्चों 2 और 54 के बीच 2 मीन कौन कौन से आएंगे उसका वैल्यू निकालना है। बच्चों जो मान निकालना है, 2 मीन का मान निकालना है, तो एक मीन को x माना और दूसरे को हमने y। इसी x और y का मान जानना है हम लोगों को। और ऑप्शन में हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए में 6 and 18, बी में दिए हुए हैं 6 and 12, ऑप्शन सी में दिए हुए हैं 12 into 18 और ऑप्शन डी में दिए हुए हैं 6 and 9। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं किसी रेशियो प्रोपोर्शन में जब अरेंज किया जाता है तो 2:x इज प्रोपोर्शन टू y:54 लिखा जाएगा और पहला वाला आखिरी से इंटू होता है और दूसरा वाला तीसरे से।
यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 54 मिलेगा और 2 इंटू 54 का वैल्यू 108 हो जाएगा। बच्चों x और y का मान वही दो संख्याएं होंगी जिन दो संख्या को इंटू करने पे 108 आ रहा हो। बच्चों ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, तो एग्जैक्टली वो संख्या कौन होगी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नहीं बताया जा सकता। लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है बच्चों, तो इन चारों में से वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा जिन दो संख्याओं को इंटू करने पे 108 आ रहा हो। दोस्तों यहाँ की यदि पहला ऑप्शन का बात करें अगर हम लोग, तो 6 इंटू 18, एक्स के जगह पे 6 और वाई के जगह पे 18, इन दोनों को इंटू करने पे 108 आ जाता है बच्चों, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही कहलाएगा। दोस्तों एग्जैक्ट क्या होगा बताया नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी कई संख्याएं हैं जिन दो संख्याओं को गुना करने पर 108 आता है। 254 हो सकता है, 3 इंटू 36 हो सकता है, कई सारे नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड नहीं है। तो इन चारों में से किसी न किसी को मारना मजबूरी है दोस्तों, तो मैं उसी ऑप्शन को अपना आंसर बनाऊंगा जिन दो संख्या को गुना करने पर 108 आ जाता हो। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है दोस्तों, उस सवाल पे बात करते हैं। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल है, व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 125 एंड 5। बच्चों इसके पहले वाले सवाल में व्हाट इज द टू मीन बोला था, इसलिए हम लोग को दो नंबर को मानना पड़ा, एक को x दूसरे को y। यहां बोला है व्हाट इज द मीन, दैट मीन्स के सिंगल मीन का बात कर रहा है बच्चों, यानी अब यहां पर बीच में हम केवल एक ही संख्या को मान सकते हैं, माना उसे x। और दोस्तों x मानने के बावजूद यहाँ पे 3 टर्म्स पूरे हो रहे हैं, और मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको 3 टर्म्स दिए होंगे वहां 3 टर्म्स नहीं होंगे बच्चों, वहां 4 टर्म्स होंगे। और कौन रिपीट करता है, बीच वाला। यानी इसे रेशियो प्रोपोर्शंस में आप कैसे सजाओगे दोस्तों, 125:x इज प्रोपोर्शन टू x:5। अब जैसा कि जानते हैं हम लोग, पहला वाला आखिरी से इंटू होता है और दूसरा वाला तीसरे से इंटू होता है। बच्चों यहाँ x इंटू x स्क्वायर बनेगा, और 125 इंटू 5 125 इंटू 5 ये 625 बनेगा। बच्चों स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो रूट में चला आएगा, और x इक्वल टू √625। और दोस्तों जब भी किसी वेरिएबल का मान, वेरिएबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका मान कांस्टेंट नहीं है, इसका मान कुछ भी आ सकता है, हमें कंफर्म नहीं है। जब भी किसी वेरिएबल का मान रूट में निकाला जाता है बच्चों, तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों साइन आता है, यानी इसका वैल्यू ±25 होगा। यदि ऑप्शन में हमें ए में 25, बी में 36, सी में 45 और डी में ±25 दिया रहे दोस्तों, तो इसका जवाब हमारा ऑप्शन डी ±25 होगा। लेकिन यदि इस ऑप्शन को जरा सा ट्विस्ट करें और डी में ±25 के जगह पर 30 दे दे दोस्तों, तब जाकर इसका मजबूरी में आंसर 25 देना होगा। आशा करता हूं आप इसे समझ चुके होंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं रेशियो प्रोपोर्शन को मैथ्स का दूसरा नाम कहा जाता है? चलिए समझते हैं ऐसा क्यों है। दोस्तों यदि मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि टोटल 20 रुपए को 5 लोगों में बांटना है, ए बी सी डी ई, 20 रुपए को 5 लोगों में बांटना है, तो आप कितना कितना बांटेंगे? यदि आपका जवाब 4 रुपए आ रहा तो बच्चों आप गलत हैं। हम लोग चीजों को तब तक नहीं बांट सकते जब तक उनका हिस्सा दिया हुआ ना रहे। हिस्सा जैसे माना
ABCDE में रेशियो 1:2:3:1:3 है दोस्तों। अब यहाँ ABCDE का हिस्सा दिया हुआ है, तो जितने भी रुपए को बांटना होगा इसी हिस्से के आधार पे बांटा जाएगा दोस्तों। यहाँ A का 1 हिस्सा, B का 2, C का 3, D का 1, E का 3, पूरे मिलाकर के 10 हिस्से बन रहे हैं। यानी 20 को हम लोग 10 हिस्से में बांटेंगे दोस्तों, तो एक हिस्से का मान 2 मिलेगा। अब एक हिस्से का मान 2, इसलिए एक का मान 1 2 2 आएगा। 2 हिस्से का मान 2 × 2 4 आएगा। 3 हिस्से का मान 3 × 2 6 आएगा। एक हिस्से का मान 1 × 2 2 आएगा और 3 हिस्से का मान 3 × 2 6 आएगा। ये 20 रुपए का बंटवारा हो चुका है। तो बच्चों, जानने की बात यह है कि बिना हिस्से के तो हम किसी चीज को बांट ही नहीं सकते। इसके अगर ये न दिया रहे तो हमारा पूरा मैथ्स अधूरा हो जाएगा। इसलिए रेशियो प्रोपोर्शंस का, जिसमें रेशियोज का बहुत बड़े तौर पर यूज होता है दोस्तों। बहुत आसान तब होता जब सभी का रेशियो एक साथ दिया रहता और कह देता कि आप इस चीज को बांटिए, हम लोग बांट लेते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं रहा। क्वेश्चंस को कैसे टफ पैटर्न पर ले जाया गया, आप जरा सा बात को समझे। माना दोस्तों A और B के बीच में रेशियो 2:3 बटा, B:C के बीच में रेशियो 3:4 बटा, और यहाँ से हमें ABC का रेशियो जानना पड़ा। और एक दूसरी जगह पे बच्चे हम बात करते हैं, यदि A:B का रेशियो 2:3 बटा और B:C का रेशियो 4:5 बटा, और यहाँ पे ABC का रेशियो बांटना पड़े, तो दोस्तों यहाँ से हम रेशियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके सवालों को। तो यहाँ से आने वाले हर पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उसे समझते हुए चलना, समझेंगे तो सवाल बहुत इजी हो जाएंगे, जो मैं आगे आने वाले टफ सवालों के लिए आपको बता रहा हूँ, इन छोटे छोटे सवालों को। बच्चों, आप यहाँ गौर से देख सकते हो, B एक कॉमन नाम है, तो B का मान भी सेम रहना चाहिए। जैसे मैं आपसे यदि कहूँ कि मैं यहाँ पे 40 साल का हूँ, मैं यदि किसी और कमरे में चले जाऊंगा तो वहां भी मेरी उम्र 40 साल ही होगी। यानी सेम आदमी को कहीं भी लिखा जाए उसका मान बदलना नहीं चाहिए। तो B सेम आदमी का वैल्यू भी सेम है, यानी ये दिया हुआ रेशियो में नंबर बिल्कुल सही है। यानी A का मान 2 सही है, B का मान 3 सही है और C का मान 4 सही है। यही ABC का रेशियो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पे गौर करना, यहाँ सेम आदमी का वैल्यू सेम नहीं है। B यहाँ 3 दिख रहा और यहाँ B का मान 4 दिख रहा। ये गलत है दोस्तों। ये सही तब कहलाएगा जब इस कॉमन आदमी का मान बराबर हो। अब इसे बराबर करने के लिए दोस्तों हमें 3 और 4 को बराबर करने के लिए 3 वाले को 4 से गुना करना होगा और 4 वाले को 3 से। रेशियो कहता है यदि आप किसी एक में इंटू करोगे तो उसके साथ वाले पेयर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। यानी दोस्तों यहाँ नंबर मिलेगा 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, और यहाँ नंबर मिल जाएगा दोस्तों 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब आप यहाँ देख सकते हो सेम आदमी का वैल्यू सेम हो चुका है। यानी अब ये रेशियो में दिया हुआ नंबर बिल्कुल सही है दोस्तों। A का वैल्यू 8 होगा, B का वैल्यू 12 होगा और C का वैल्यू 15 होगा। तो बच्चों, हिस्सा जानना ये छोटे सवाल हैं। 3 लोग हैं, तीनों का हिस्सा जानना है। बस एक जगह अगर इक्वल नहीं दिया है तो इक्वल करने के लिए दोनों को आपस में इंटू कर दिया गया। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आ रहा, आप इस सवाल को सुने। मैं कुछ बड़े सवाल को, जो इससे बड़े होंगे, लोग ज़्यादा होंगे, उस पैटर्न को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपका अगला सवाल है, टोटल रुपए 8,000 दिया हुआ है, जिसे A:B में 1:2 के रेशियो में बांटा गया, B:C में 3:1 के रेशियो में बांटा गया, C:D में 2:3 के रेशियो में बांटा गया और D:E में 1:2 के रेशियो में बांटा गया। तो बच्चों,
इस सवाल से जुड़े हुए दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला पूछा हुआ सवाल में है डी का मान क्या होगा, और दूसरा पूछा है दोस्तों इस सीरीज का मिक्स्ड रेशियो क्या होगा। चलिए दोस्तों पहले डी का मान निकालते हैं हम लोग। अब गौर करना बच्चों, यहाँ कॉमन लोगों का वैल्यू सेम नहीं है। सेम करने के लिए इन्हें कई बार नए नए टर्म से मल्टीप्लाई करने होंगे। तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, यदि ए बी सी डी ई का रेशियो निकालना है तो बच्चों पहले ए का मान निकालने के लिए आप आगे वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यह आपको ए का मान दे देगा। अब आप इधर से एक नंबर हटा लो और इधर का एक नंबर ले लो दोस्तों, यानी 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यह आपको बी का मान दे देगा। 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब आप यहाँ से दो नंबर हटा लो दोस्तों, इधर का दो नंबर ले लो आप, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1, ये आपको सी का मान दे देगा। 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1। अब आप इधर से तीन नंबर को हटा लो दोस्तों, इधर से तीन नंबर को आप ले लो, यानी 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1। अब आप इधर से चारों नंबर को हटा लें और इधर का चारों नंबर को आप ले लें, यानी 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, ये आपको ई का मान दे देगा। 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। दोस्तों इस नियम का बेनिफिट ये है कि यदि आपसे डायरेक्ट किसी सिंगल का वैल्यू पूछे तो आप उसे डायरेक्ट उसका मान बता सकते हो। अब बीच में से इसका मान निकालने के लिए बाकियों के मान की हमें कोई आवश्यकता नहीं होगी। सी का मान डायरेक्ट निकालना हो तो भी मैं इसे बता सकता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे अब ये जो ए बी सी डी ई का मान निकल चुका है, यदि इसमें कुछ कॉमन दिखे तो आप उस कॉमन नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कैंसिल तभी होगा दोस्तों जब वो पांचों में कॉमन हो। जैसे 2 सभी में कॉमन दिख रहा बच्चों, ये 2 से 1 टाइम्स में, 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 ये 2 से 1 टाइम्स में। अब तो कुछ कॉमन सभी में नहीं है बच्चों, तो अब 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यहाँ से हमें ए बी सी डी ई का मान प्राप्त हो चुका है बच्चों। आप देखो इनका टोटल ए बी सी डी ई का मिलाकर 3 6 9 2 11 3 14 6 20, पूरे का मिलाकर टोटल हिस्सा 20 आ रहा बच्चों। तो टोटल को 20 हिस्से में बांटना होगा, तो एक हिस्से का मान हमें 400 मिलेगा बच्चों। और एक हिस्से का मान यदि हमें 400 मिलेगा और हमसे पूछा गया है बच्चों डी का मान बताइए। डी ये 3 हिस्सा है बच्चों, यदि एक हिस्से का मान 400 है तो 3 हिस्से का मान 3 गुना 400 यानी 1200, ये डी का मान हो जाएगा। दोस्तों इसी सवाल में सेकंड में पूछा गया है इसका मिक्स्ड रेशियो क्या होगा। बच्चों मिक्स्ड रेशियो का मतलब होता है मिश्र अनुपात। बच्चों मिक्स्ड रेशियो इसका हिंदी मीनिंग मिश्र अनुपात है। इसकी परिभाषा है जो भी सीरीज दिए हुए हैं पहला और आखिरी का रेशियो ही मिक्स्ड रेशियो कहलाता है। यानी कि यदि मिक्स्ड रेशियो निकालना है बच्चों, इसका मतलब है पहला और आखिरी यानी ए और ई का हिस्सा निकालना। और दोस्तों आपने गौर किया होगा ए का मान निकालने के लिए हमें पहले आगे वाले सारे नंबर को इंटू करना पड़ा था और ई आखिरी का मान निकालने के लिए हम लोगों को आखिरी सारा नंबर को इंटू करना पड़ा था। तो दोस्तों इसलिए मिक्स्ड रेशियो का फॉर्मूला बन जाएगा, ए का मान निकालना है तो
पहले वाले सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म, और ई का मान निकालना है दोस्तों, तो आखिरी सारे टर्म का मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म। अब बच्चों आप समझ सकते हैं फर्स्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी कि 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और प्रोडक्ट ऑफ लास्ट टर्म यानी कि 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। जो कॉमन दिखे बच्चों 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 मिलेगा जिसे हम 1:2 लिख सकते हैं दोस्तों। यानी इसका मिक्स्ड रेशियो, इस सीरीज का मिक्स्ड रेशियो मतलब पहला और आखिरी का रेशियो जो कितना मिलेगा दोस्तों 1:2 मिल जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है A:B is equal to 2/9:1/3, B:C equal to 2/7:5/14, D:C equal to 7/10:3/5। और दोस्तों यहाँ रेशियो जानना है हमें A:B:C:D का। दोस्तों ये सवाल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद मैं इसे बनाने जा रहा, आप मैच करवाओ कि आपका आंसर हमारे आंसर से मैच कर रहा है या नहीं। दोस्तों सबसे पहले इस रेशियो को अरेंज कर लें आप। यदि सीरीज A से B, B से C, तो बच्चों यहाँ C से D होना चाहिए, जबकि यहाँ D से C दिया गया है क्वेश्चन में। तो आप इसे पहले अरेंज कर लो। तो जो D:C लिखा है बच्चों, आप इसे C:D करो। C:D, यदि नाम को हमने उल्टा कर दिया तो हमारा नंबर भी उल्टा हो जाएगा बच्चों, यानी 3/5 यहाँ आ जाएगा और 7/10 यहाँ आ जाएगा। अब मैंने पहले इस सीरीज को अरेंज किया, और अब मैं ये जानता हूँ कि बच्चों यहाँ रेशियोज में नंबर नीचे नहीं होने चाहिए, तो आप इसे जो कैंसिल हो सके कैंसिल कीजिए, और यदि कैंसिल ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसे ऊपर लिख दीजिए। बच्चों ये 3 से 9 जाएगा 3 टाइम्स में, यानी यहाँ 2 और 3 1 जा 3 मिलेगा। यहाँ 7 से 14 जाएगा 2 टाइम्स में, यानी यहाँ 2 2 जा 4:5 मिलेगा। यहाँ 5 से 10 जाएगा 2 टाइम्स में, यानी 2 3 जा 6 और यहाँ 7 मिलेगा। अब बच्चों क्या रेशियो में दिया हुआ नंबर सही है? तो कॉमन आदमी का वैल्यू सेम नहीं है बच्चों, रेशियो गलत है। तो A का मान निकालने के लिए पहले आगे वाले सारे नंबर को मल्टीप्लाई करना था, यानी 2 इंटू 4 इंटू 6। दोस्तों 2 4 जा 8, 6 जा 48, ये A का मान होगा। अब एक नंबर हटाकर इधर का एक नंबर लेना था बच्चों, तो 3 4 जा 12, 6 जा 72 होगा। अब यहाँ से 2 नंबर को हटाकर इधर का 2 नंबर लेंगे, 3 5 जा 15, 6 जा 90 होगा। अब यहाँ से तीनों नंबर हटाकर यहाँ का तीनों नंबर लेंगे दोस्तों, 3 5 जा 15, 7 जा 105 होगा। और बच्चों इन सभी नंबर्स में 3 कॉमन है, ये 3 से 16 टाइम्स में, 24 टाइम्स में, ये 30 टाइम्स में, ये 35 टाइम्स में। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो A का वैल्यू 16, B का वैल्यू 24, C का 30 और D का 35, ये इसका रेशियो मान आ जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों अभी इन सारे सीरीज को हमने देख लिया कि बड़े बड़े सीरीज को कैसे निकाला जाए। अब उनको छोटे सवालों में
जैसे मान लो बच्चों कभी दिया रहे A/B इक्वल टू 2:3, B/C इक्वल टू 4:5 और ABC का रेशियो निकालना हो बच्चों, तो हम लोग अभी जो प्रॉपर्टीज़ पढ़े उस आधार पे A का मान निकालने के लिए, चूँकि B का सेम आदमी का वैल्यू सेम नहीं है बच्चों, दिया हुआ रेशियो में नंबर यानी कि गलत है, तो सही करने के लिए A का मान निकालने के लिए पहले सीधा इंटू करेंगे, फिर एक नंबर हटाकर तिरछा इंटू करेंगे, फिर दोनों नंबर हटाकर इधर सीधा इंटू करेंगे। तो बच्चों ये एक उल्टा n जैसा रूप ले लेता है। इसे हम लोग जिग जैग या किताबों में इसे उल्टा n के नियम से बनाया जाता है दोस्तों। अब ये उल्टा n का नियम कैसे बना, मेरे ख्याल से आप लोग समझ चुके होंगे बच्चों। तो आप यहाँ उल्टा n के माध्यम से सीधे सॉल्व करें। 2 4 जा 8, 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15। आप इसे अब डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं बच्चों। चलिए दोस्तों, एक सीरीज का रेशियोज का एक बहुत अच्छा सा सवाल दोस्तों, आप इस सवाल को देखें। दोस्तों सवाल है, यदि A/B+C का रेशियो मान 1:3 दिया हुआ है और C/A+B का मान 5:7 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है बच्चों B/A+C का मान क्या होगा। तो बच्चों इन सवालों में आप देख सकते हो, इन टर्म्स को सभी को आपस में मिलाने पे 3 नाम ABC जमा हो जाएंगे और उन तीनों ABC का मिलाकर टोटल मान यहाँ 4 हो रहा। यहाँ भी इनको आपस में मिलाने पर वही ABC वही सेम लोग जमा होंगे और इन तीनों का मान यहाँ मिलाने पर 5 और 7 12 हो रहा। बच्चों ये नंबर बिल्कुल सही इसलिए नहीं कहलाएगा कि सेम लोग का टोटल मान 2 अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं हो सकता। यदि यहाँ 5 लोग इकट्ठे हों, उनका वेट 100 किलो हो, उनको उठाकर दूसरे कमरे में ले जाया जाए दोस्तों, वहाँ भी उन 5 का वेट 100 किलो ही होगा। जगह बदलने से उनका मान बदलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों चूँकि ये बदला हुआ है, इनको बराबर करने के लिए आप केवल 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 12 और ये भी 12 हो जाएगा। यानी इसे बराबर करने के लिए 4 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, तो अब हमारा नया रेशियो हो जाएगा 3:1 और 3 3 जा 9। अब देखिए दोस्तों, यहाँ भी ABC का टोटल मान 12 है, यहाँ भी ABC का टोटल मान 12 है। अब ये दोनों रेशियो बिल्कुल सही है बच्चों। तो इस सही रेशियो से आप ABC के मान का पता कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए ABC का मान निकाला जाए। सही रेशियो में A का मान है 3, C का मान है 5 और तीनों का मिलाकर तो 12 है बच्चों। तीनों का मिलाकर 12 है, जिसमें A का मान 3 है, C का मान 5 है। 3 और 5 8 हुआ, तो 12 में से 8 इन दोनों का मान है, तो बाकी जो 4 बचा वो किसका मान होगा बच्चों? B का। आप चाहते तो यहाँ से भी निकाल सकते थे। B और C का टोटल मान 9 है। B और C का टोटल मान 9 है बच्चों। इस 9 में C का मान तो 5 है, C का मान 5 है, तो बाकी BC में C का मान 5 है, 9 में C का मान 5 है, तो 4 बचा वो किसका मान हो जाएगा? B का। आप चाहते तो आप यहाँ से भी निकाल सकते थे दोस्तों। A और B मिलाकर 7 है, जिसमें A का मान 3 है। 7 में A का मान 3 है, तो जो 4 बचा वो किसका मान होगा? B का। अब हम लोग ABC का मान चूँकि निकाल चुके हैं दोस्तों, तो B का मान
4 होगा और ए और सी का मिलाकर मान 8 होगा। दोनों का रेशियो 1:2 होगा। ये B/A+C का मान हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ तक के सवालों में एक पार्ट आपका कंप्लीट होता है कि रेशियोज आया कहाँ से, रेशियो से जुड़े हुए सवाल, प्रोपोर्शन से जुड़े हुए सवाल कैसे होते हैं, रेशियो कैसे जानना होता है, इस पर बेस्ड सवाल हम लोगों ने देख लिया हुआ है। अब बच्चों, अब यहाँ से शुरुआत होगी अच्छे अच्छे सवाल और अच्छे अच्छे कंसेप्ट का खेल, जहाँ नंबर से खेलना सीखना है आप लोगों को, कंसेप्ट को पहचानना है, कंसेप्ट को जानना है। इसलिए मैंने इन सवालों के माध्यम से पहले आपका बेस क्लियर किया। और दोस्तों, अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे अच्छे अच्छे सवालों को कैसे बनाना है। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से, अर्थमेटिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप कोई भी मैसेज हमें देना चाहते हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कुछ बच्चों का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई आया था एडवांस मैथ्स को स्टार्ट करने को लेकर। तो बच्चों, अब यहाँ से मैं बहुत तेज़ी से बहुत सारे वीडियोस बनाकर बहुत जल्द जल्द आप तक पहुँचाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छा पकड़ आपके अर्थमेटिक मैथ्स में बना दूँ और उसके बाद मैं आपको एडवांस मैथ्स से खेलना सिखलाऊँ। तो दोस्तों, कुछ दिनों के लिए आप इंतज़ार करें। एडवांस मैथ्स के एग्ज़ाम्स में आए हुए सवाल और बहुत अच्छे अच्छे सवालों के साथ मैं उतरूँगा। मेरी पढ़ाने की नीति ही यही है, कम से कम सवाल बता करके आपको एग्ज़ाम के प्रैक्टिस तक लेकर जाना, ताकि आप कम समय में, बहुत कम समय में एग्ज़ाम्स को क्रैक कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।